नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FIGP सेमेस्टर 5 ज्योग्राफी मेजर पेपर 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को समझ लेना है, इस बार आप लोगों को सेमेस्टर 5 में ज्योग्राफी मेजर पेपर 9 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है। और जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सिलेबस है, पेपर 9 का सिलेबस है, यह रांची यूनिवर्सिटी, SKMU और नीलांबर पीताम्बर तीनों के लिए है। फिर से आपको यहाँ पर समझ लेना है। देखिए, इस बार आप लोगों को ज्योग्राफी पेपर 9 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है और जो ये सिलेबस है रांची यूनिवर्सिटी, SKMU और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी तीनों का सेम है। तो ये वीडियो तीनों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ज्योग्राफी मेजर पेपर 9 में आप लोगों को क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है सारा हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए, कोर्स कंटेंट आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मतलब जो ज्योग्राफी पेपर 9 है इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है। तो पहला यूनिट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मतलब आर्थिक भूगोल का प्रकृति, अर्थ, परिभाषा, महत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ सेकेंड यूनिट दिया हुआ है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं, जैसे शिकार हो गया, फिशिंग हो गया, मछली पालन हो गया, कृषि हो गया, इन सभी को आपको पढ़ना है। खनन हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है सेकेंडरी एक्टिविटीज, मतलब द्वितीयक आर्थिक क्रिया। द्वितीयक आर्थिक क्रिया में क्या आते हैं? जितने भी उद्योग होते हैं, उद्योगों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है फोर्थ यूनिट में आप लोगों को टैरिटरी एक्टिविटीज पढ़ना है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ना है, जिससे परिवहन हो गया, व्यापार हो गया और संचार हो गया, इन सभी को पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आर्थिक वृद्धि होता है और विकास होता है, इनकी परिभाषा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शॉर्ट में मैंने बता दिया है सिलेबस को, बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या चलते हैं, क्वेश्चन आंसर की ओर देखते हैं। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं सर्च करके, बाकी यहाँ पर मैं शॉर्ट नज़र में एक बार बता दूंगा। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है, मतलब आर्थिक भूगोल की क्या परिभाषा होता है इसके बारे में देखना है, इसका विषय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए और इसके विषय क्षेत्र का वर्णन करें। डिफाइन इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। तो देख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर जो भी दिया गया है सारा आपको एक बार ध्यान से सुन लेना है केवल। आर्थिक भूगोल वह शास्त्र है जो मानव की आर्थिक गतिविधियों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। फिर से समझ लीजिए, आर्थिक भूगोल मतलब क्या होता है? भूगोल की वह शास्त्र है, आर्थिक भूगोल की वह शाखा है जो मानव की आर्थिक गतिविधियों, जिससे मनुष्य पैसा कमाता है, जैसे कोई भी बहुत सारे काम करते हैं, कौन कौन काम करते हैं उन सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एक प्रकार से मतलब आर्थिक भूगोल में आता है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आर्थिक भूगोल होता है, आर्थिक भूगोल की वह शाखा है जो मानव की आर्थिक गतिविधियों को प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जो मनुष्य होता है प्राकृतिक पर्यावरण में रह करके अपने लिए किस प्रकार से जीवन यापन चलाता है, कौन कौन से काम करता है, इसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे आपका यहाँ पर दिया गया है, यह समझता है कि मतलब यह समझाता है कि उत्पादन, वितरण और उपभोग की गतिविधियां पृथ्वी की सतह पर कहाँ और क्यों केंद्रित है। इसके अंतर्गत कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन, व्यापार और सेवाएं शामिल होती है। यह संसाधनों के उपयोग और क्षेत्रीय विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, सभी को आपको समझते जाना है। ठीक, तो इसको पढ़ लेना एक बार अपने नज़र में। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, सेकंड आपका यहाँ पर दिया गया है, आर्थिक भूगोल के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आर्थिक भूगोल का क्या महत्व होता है इसको देख लेते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसको देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है, यह संसाधनों और मानव आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। जो आर्थिक भूगोल होता है क्या करता है? संसाधनों और मानव आवश्यकताओं के बीच में संतुलित स्थापित करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, यह उद्योगों, कृषि और व्यापार के स्थान चयन में सहायक होता है। नीति निर्माताओं को योजना बनाने में मदद करता है। क्षेत्रीय असमानताओं को समझने और विकास की रणनीति तैयार करने में आर्थिक भूगोल मदद करता है। तो इस तरह से आपका आर्थिक भूगोल का ये सभी महत्व हो गए। ठीक है, इनको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, वेबर का औद्योगिक स्थान सिद्धांत स्पष्ट करें। एक्सप्लेन वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो यहाँ पर समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वेबर ने 1909 में औद्योगिक स्थान सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वेबर ने 1909 में
मतलब जो औद्योगिक स्थान सिद्धांत था कब दिया था, 1909 में दिया था वेबर ने, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो औद्योगिक स्थान सिद्धांत है, यहाँ पर आपको देख लेना एक नज़र में। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, जो औद्योगिक स्थान सिद्धांत है इसका उद्देश्य न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना है। मतलब कम पैसा लगा करके अधिक पैसा कमाना है। और इसका कौन कौन से मुख्य तत्व हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपका परिवहन लागत, दूसरा श्रम लागत और तीसरा सामूहिकीकरण प्रभाव। तो यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं। जो औद्योगिक स्थान सिद्धांत है इसमें पहला तत्व हो जाएगा आपका परिवहन लागत, कच्चे माल और तैयार माल की ढुलाई इसमें मतलब पैसा खर्च किया जाता है। दूसरा है श्रम लागत, सस्ता और कुशल श्रमिक उद्योग को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है सामूहिकीकरण प्रभाव, उद्योगों का एक जगह में केंद्रित होना लाभकारी होता है। तो ये सभी मुख्य तत्व हैं। किसका मुख्य तत्व है, तो औद्योगिक स्थान सिद्धांत का। मतलब उद्योगों की स्थापना कैसे होगा, तो सबसे पहले परिवहन की सुविधा होना चाहिए। नेक्स्ट श्रम लागत थोड़ा सस्ता रहना चाहिए और जल्दी से मिल जाना चाहिए। और सामूहिकीकरण, जहाँ पर उद्योग बहुत सारे लगे होते हैं वहाँ पर मतलब ज़्यादा उद्योग लग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, ये सिद्धांत कहता है कि उद्योग वह स्थान चुनेगा जहां परिवहन प्लस श्रम प्लस उत्पादन लागत न्यूनतम होगा। मतलब जो औद्योगिक स्थान सिद्धांत है यह बताता है कि परिवहन भी रहना चाहिए, श्रम भी आसानी से मिल जाना चाहिए और उत्पादन लागत एकदम बहुत ही कम रहना चाहिए। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक समय में यह सिद्धांत कई बदलावों के बावजूद प्रासंगिक है। मतलब कहने का मतलब है आधुनिक समय में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, फिर भी जो ये सिद्धांत है, ठीक है, औद्योगिक स्थान सिद्धांत जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लोगों को सभी पॉइंट आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबर का औद्योगिक स्थान सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, इसको पढ़ लेना अपने से एक बार। ठीक है, देखिए सेकेंड यूनिट आपका यहाँ पर दिया गया है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कृषि को प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों के रूप में समझाइए। मतलब जो सेकंड यूनिट दिया हुआ है प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां दिया हुआ है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बनेगा, कृषि को प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों के रूप में बताइए। ठीक है, तो चलते हम लोग इसको देखते हैं। डिस्कस एग्रीकल्चर एज ए प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब जो कृषि है इसको बताना है कि यह किस प्रकार से एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। चलते हैं आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, कृषि सबसे प्राचीन और मुख्य आर्थिक गतिविधि है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या इससे जुड़ी हुई है। यह भोजन, रोजगार और कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कृषि उद्योगों के लिए आधार है, जैसे कपड़ा, चीनी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है कि जो कृषि होता है सबसे प्राचीन और मुख्य आर्थिक गतिविधि है। प्राचीन समय में ही कृषि सबसे पहले की जाती थी। विश्व की जो आधी से अधिक आबादी है सभी क्या है, कृषि से जुड़े हुए हैं। ये जो कृषि होता है ये भोजन, रोजगार, कच्चा माल ये सभी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, कृषि उद्योगों के आधार है। कृषि जो है बहुत सारे उद्योगों का आधार होता है। यदि कृषि नहीं होगा तो कपड़ा उद्योग जैसे हो गया, जो कपास से बनता है, चीनी हो गया जो गन्ना से बनता है, और बहुत सारे उद्योग होते हैं, ठीक है, जो कृषि से चलते हैं। ये सभी उद्योग बंद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता में कृषि की केंद्रीय भूमिका होती है। मतलब कोई भी देश का जो विकास होता है उसमें कृषि का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इस तरह से आपको देखते जाना है, प्रत्येक पॉइंट को आपको लिख लेना है। ठीक है, देखिए अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मत्स्य फिशिंग से जुड़े हुए मुद्दों और चुनौतियों को लिखिए। जो फिशिंग होता है, जो मत्स्य होता है, इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती है, क्या क्या मुद्दे होते हैं, इसको लिखना है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन, राइट द मेन इशू एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू फिशिंग। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया, अत्यधिक मत्स्य से संसाधन घट रहे हैं। अत्यधिक मत्स्य से मतलब मछली मारने से क्या होते हैं, संसाधन जो समुद्री मछलियाँ होते हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मछलियों पर पड़ता है। मतलब जलवायु परिवर्तन होगा, प्रदूषण होगा, तो ये सभी मछलियाँ क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, मरते जाएंगे। नेक्स्ट है तकनीकी असमानता। पारंपरिक मछुआरे आधुनिक तकनीक से मछली पकड़ते हैं। मत्स्य पालन में निवेश और अनुसंधान की कमी है। मतलब देखिए आजकल बहुत सारा ऐसा निकल गया मशीन, जिसमें करंट भिड़ा दीजिएगा ना पानी में, तो सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती है और मछलियों को फिर पकड़ लिया जाता है। तो इससे जो मछलियाँ होती है, मछलियाँ क्या हो जाती है, नुकसान हो जाती है उनको। एक तरह से जो भी है, मतलब एक तरह से उनको शिकार हो रहा है। और इतना शिकार करिएगा, ज़्यादा हम लोग दुरुपयोग करिएगा संसाधन का, तो आने वाला जो समय होगा हम लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे तकनीक आ गया जिससे मछुआरे क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, जो हम लोगों को नहीं अपनाना चाहिए।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है मत्स्य पालन में निवेश और अनुसंधान की कमी है। मतलब जो मत्स्य पालन होता है इसमें जल्दी से कोई पैसा लगाना नहीं चाहता है। ठीक है, आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में विवाद है। मतलब बहुत सारे जो समुद्री इलाका होता है उसमें बहुत सारे देश जो होते हैं अपने आसपास के इलाके में ही मछली पकड़ सकते हैं। दूसरे इलाका में जाइएगा तो वहाँ पर फिर विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भी विवाद है मछली को लेकर के। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब द्वितीयक प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप होगा। ठीक है, तो चलते हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा विनिर्माण की परिभाषा और महत्व बताइए। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है, इसको देखना है। यहाँ देखिए डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। जो विनिर्माण उद्योग होता है इसका क्या परिभाषा है, महत्व क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को बदल करके उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। यह औद्योगिकीकरण का आधार है, रोजगार के अवसर सृजित करता है, जीडीपी में वृद्धि और निर्यात को प्रोत्साहन देता है, समाज को आधुनिक और तकनीक दृष्टि से विकसित करता है। तो सभी को आपको दिमाग में रख लेना है कि जो विनिर्माण है, विनिर्माण क्या करता है, कच्चे माल को बदल करके उपयोगी वस्तु बनाता है। यह औद्योगिकरण का आधार है, इससे रोजगार मिलते हैं, जीडीपी में वृद्धि होता है। इस प्रकार से आपको सबकी लिखते जाना है। ठीक है, और समझ लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा विशेष आर्थिक क्षेत्र और टेक्नोलॉजी पार्कों का औद्योगिकी विकास में योगदान बताइए। फिर से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ विशेष आर्थिक क्षेत्र और टेक्नोलॉजी पार्कों का औद्योगिक विकास में योगदान बताइए। चलते देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एसईजी। एसईजी का फुल फॉर्म दिया हुआ था क्या? एसईजी बोलते हैं ऐसे, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको ध्यान रखना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ का मतलब क्या हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उद्योगों को लेकर कर छूट, बेहतर सुविधाएं और लचीली नीतियां दी जाती है। इनका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। टेक्नोलॉजी पार्क उन्नत तकनीक उद्योगों जैसे IT, बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनाए जाते हैं। देख लेना है आपको। ठीक है, लाभ देख लेते हैं हम लोग। जो SEZ है मतलब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसका लाभ क्या हो जाएगा, तो नए रोजगार के अवसर आते हैं, विदेशी निवेश होते हैं, मतलब जो बाहरी लोग होते हैं इसमें भी पैसा खर्च करते हैं, उत्पादन और निर्यात में वृद्धि होता है। भारत में नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के उदाहरण है। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन और टेक्नोलॉजी पार्क के उदाहरण है। कौन कौन है? नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद। ठीक है, फोर्थ यूनिट का आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है टर्टियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में कौन कौन आते हैं। व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ये सभी आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आर्थिक विकास में परिवहन का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। चलते देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आंसर देखिए, परिवहन उत्पादन और उपभोग केंद्रों को जोड़ता है। परिवहन क्या करता है, उत्पादन जहाँ पर होता है, जहाँ पर सामान बनता है, और साथ ही साथ सामान को जहाँ बेचना, जिससे बाजार हो गया, उन सभी को जोड़ करके रखता है। आगे दिया हुआ यहाँ पर यह कच्चा माल उद्योगों तक और तैयार माल बाजारों तक पहुँचाता है। जो परिवहन होता है क्या होता है, कच्चे माल को उद्योग तक पहुँचा देगा और फिर उद्योग से जो सामान बनेगा उसको बाजार तक पहुँचाने का काम करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवहन पर निर्भर करता है। मतलब जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है एक तरह से परिवहन पर निर्भर करता है, चाहे वह जल परिवहन हो, वायु परिवहन हो या फिर रेल परिवहन हो, ये सभी किस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी व्यापार होते हैं मुख्य रूप से परिवहन पर ही निर्भर करता है। परिवहन नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है आधुनिक परिवहन वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जो आधुनिक परिवहन है, जैसे जितने भी क्रूज हो गया, जितने भी आपका एक तरह से बोल सकते हैं नाव हो गया बड़ा बड़ा, ये सभी आधुनिक परिवहन की वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि नहीं चलेंगे बड़े बड़े जहाज पानी वाले तो व्यापार भी मुश्किल हो जाएगा आज के टाइम में। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर दिया गया है व्यापार के प्रकारों को बताइए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रेड। व्यापार के कौन कौन प्रकार होते हैं इसको देख लेते हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार जो होता है इंटरनल ट्रेड होता है, देश के भीतरी वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करता है। मतलब देश के अंदर होता है। जो आंतरिक व्यापार होता है देश के अंदर ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड।
इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? दो देशों के बीच में किया जाता है। देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट आपका है थोक व्यापार, होलसेल ट्रेड, बड़ी मात्रा में माल का व्यापार होता है, इसको क्या कहते हैं? थोक व्यापार कहते हैं, होलसेल ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट है खुदरा व्यापार, रिटेल ट्रेड, उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री, मतलब जो खुदरा व्यापार होता है जिसे उद्योग से बना डायरेक्ट बेचने के लिए उपभोक्ताओं के पास ले जाया जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? खुदरा व्यापार कहलाता है। अगला आपका यहाँ पर बनेगा 5th नंबर यूनिट से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट करें। चलते हम लोग क्वेश्चन देखते जाते हैं। क्या है? डिफरेंटिएट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिएगा आप लोग यहाँ पर आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, यह केवल क्या होता है? उत्पादन और आय में वृद्धि करता है, मात्रात्मक परिवर्तन करता है। देख लेना है, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर बता ही देते हैं। आर्थिक वृद्धि मतलब क्या होता है? यह उत्पादन और आय में वृद्धि से संबंधित होता है। आर्थिक वृद्धि क्या होता है? उत्पादन और आय में वृद्धि से संबंधित होता है, और इसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, मतलब आंकड़ा केवल चेंज होगा, ठीक है, आंकड़ा चेंज होता है किसमें? आर्थिक वृद्धि में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति, मतलब महत्वपूर्ण योगदान देता है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधरता है। पर्यावरण स्थिरता, समानता आदि ये सभी इसमें शामिल होते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ निष्कर्ष, वृद्धि आंकड़ों तक सीमित रहता है। वृद्धि जो होता है, आर्थिक वृद्धि आंकड़ों तक सीमित होता है, इसमें आंकड़ा चेंज होते रहता है। जबकि विकास जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है। विकास क्या करता है? जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक है। तो पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा और इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, सतत विकास क्या होता है इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं अपने से कि सतत विकास होता क्या है, इसको देख सकते हैं। बाकी मेरा एक सेकंड चैनल है, नीड स्टडी है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। कभी कभी होता है तो मैं यहाँ पर भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, तो देख लीजिएगा। वहाँ पर भी यदि इस क्वेश्चन को लिख करके आप लोग लास्ट में नीड स्टडी लिख दीजिएगा ना, तो अच्छा से एकदम डिटेल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा। सतत विकास को समझाने का मतलब आप लोग खुद समझ गए होंगे। सतत विकास क्या होता है? वैसा विकास जिसमें वर्तमान में विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान में रखना है, और मतलब संसाधन बचा करके रखना, ताकि भविष्य में भी जो संसाधन हो, भविष्य की पीढ़ियों को भी संसाधन मिलता रहे। ये क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। इसके 3 घटक होते हैं, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पढ़ लेना है। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। क्वेश्चन आप लोग केवल देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से एग्जाम में प्रश्न आने वाले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आर्थिक भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एक्सप्लेन द नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व क्या होता है, इसको लिखना है, ठीक है, पढ़ लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, वेबर की औद्योगिक स्थान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वेबर के द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, इसको बताना है, ठीक है। तो औद्योगिक स्थान सिद्धांत मैंने बताया। एक्सप्लेन वेबर थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, कृषि को प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों के रूप में समझाइए और इसके महत्व को स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेगा, मत्स्य के विकास से जुड़े मुद्दे और चुनौतियों की व्याख्या करें। वही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन केवल आपका यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप बनेगा, ठीक है, और यही सब आएंगे एग्जाम में प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, विनिर्माण की अवधारणा और महत्व को समझाइए। विनिर्माण उद्योग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या होता है, बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और टेक्नोलॉजी पार्कों की औद्योगिक विकास में क्या भूमिका होता है, स्पष्ट करें, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक विकास में परिवहन की भूमिका की व्याख्या करें। आर्थिक विकास में परिवहन की क्या भूमिका होता है, इसको लिखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर बताइए। आर्थिक वृद्धि में क्या होता है, केवल मात्रात्मक चेंज होते हैं, लेकिन आर्थिक विकास सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, गरीबी, मुद्दे, रोजगार, ये सभी से संबंधित होते हैं। ठीक है, सारा का आंसर आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? ज्ञान सागर ऐप में मिल जाएगा। ज्ञान सागर ऐप में डाउनलोड कर लेना है ज्ञान सागर ऐप को। 60 रुपये में 4 साल का जो भी आपका ग्रेजुएशन है सारा वहाँ पर फ्री में कंप्लीट होता है। मात्र आपको 60 रुपये देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन बनेगा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा और इसके घटक की व्याख्या करें। ठीक है, तो यही लास्ट क्वेश्चन था, सभी को पढ़ लीजिएगा और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।